बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। और अमूमन आज के दिन हम बड़े खुशी से कहते हैं कि जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जुमा तो आपको मुबारक हो, लेकिन इस हुकूमत ने इस जुमे को आवाम के लिए एक बम बनाकर गिराया। पेट्रोल पंप जो रात की तारीकी में गिराया गया, और आप सोचिए कि पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया, और करीबन 8 रुपये इजाफा किया गया है। ये हुकूमत समझ नहीं रही है कि एक गरीब आदमी के लिए गुजर बसर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जूं जूं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं। आप यकीन जानिए, हर रोज़ हम अशियाए खुरोनोश, महंगाई का ग्राफ, बेरोजगारी का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमती ऐवानों में बैठे उन हुक्मरानों के सरों पर जूं भी रेंग रही है? क्या उन्हें जरा सा भी फर्क पड़ रहा है कि आपकी परचेजिंग पावर पूरे खत्ते में सबसे कम है और महंगाई सबसे ज्यादा? किस तरह से आप बैलेंस करना चाह रहे हैं सोसाइटी को? और फिर आप जब आवाम से खिताब करते हैं तो पहले से इंडिकेट कर देते हैं कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, महंगाई का एक तूफान है जो आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लेकिन गुजारा कैसे करना है? खुदारा इस तरह की भी तजावीज़ दे दीजिए ताकि आवाम को थोड़ा सा सुकून तो मिले। अब आपके उस रिलीफ पैकेज को आवाम मजाक करार दे रहे हैं। यही नहीं, ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो भी इस पर आवाम की नुमाइंदगी करने में फेल नजर आ रही हैं। और मैं फेल इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमत की किसी भी मुआशी पॉलिसी या किसी भी जो स्ट्रेटेजिस्टिक उन्होंने जो अप्रोच रखी हुई है उस पर रिवर्स गियर लगता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, इन 3 सालों में यूटर्न्स बहुत से नजर आते हैं। इस पर हम बात करेंगे जी। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ 2 के सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इरफान, आप यकीन जानिए, आज सुबह जब मैंने ये खबर पढ़ी, सबसे पहले उठते साथ ही आप अपना मोबाइल चेक करते हैं, और जब मैंने ये खबर पढ़ी तो एकदम से मैं लिटरली परेशान और हैरान हो गई कि एक तो हम अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं 15 तारीख को या यकम को, मिड ऑफ द टेन्योर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, और 5 नहीं 6 नहीं इकट्ठे 8 रुपये बढ़ा दी। सीबल, सॉरी, आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जब कौम से खिताब किया गया तो उसमें ये उन्होंने इतराफ़ किया कि वाकई महंगाई है। और क्योंकि आपको याद होगा कि जब यकम तारीख को समरी ओगरा की तरफ से मूव की गई 31 तारीख को, तो उसमें ये बताया गया था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक्त अवाम का दिल रखा और कहा कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कौम से खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो हम अपने माजी में जाएँ, कुछ साल पहले की बात करें तो हमें यही जो हुकूमत थी जब ये अपोजिशन में बैठा करती थी, तो तब हमें असद उमर की तकरीर वो याद रखनी चाहिए जिसमें वो कहते थे 40 रुपये लीटर पेट्रोल है, बाकी सारे टैक्सेस अवाम की जेबों से निचोड़े जा रहे हैं। यही वज़ीर-ए-आज़म जब कंटेनर के ऊपर होते थे तब कहते थे कि अवाम की जेबों से पैसे निकालने वाले चोर हैं, डाकू हैं ये हुक्मरान। तो अब शायद इनको वो चीज़ें जो अब खुद बैटलफील्ड में आए हैं तो इनको पता चलना शुरू हुआ है कि ये किस भाव बिकती है, और अब खुद ऐलान आगे करते हैं। इनके पास लॉजिक है ना, आपको पता है हर चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और उसी की तनासुब में हमें यहाँ पर भी कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। अगर सिर्फ पेट्रोलियम की बात करें, लेवी इन्होंने कम कर दिया, अपना जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कम शो कर रहे हैं कि जी हम ले रहे हैं, और वो वाकई में प्रूव भी हो रहा है। लेकिन सब्सिडी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, आपने अपने आवाम की परचेजिंग पावर भी तो देखनी है। फिर आप ये सुना देते हैं कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा जिसका मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीमल, देखिए, कर्जों की अगर बात करें तो कर्जे तो हमारे पहले से ज़्यादा जो हैं वो डबल से भी आगे चले जा चुके हैं। और ये सिर्फ आवाम को दिलासे देने के लिए बातें की जाती हैं कि हम टैक्स बहुत कम कर रहे हैं, टैक्स अगर हम लगाएं तो उसके बाद भी कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएं। लेकिन इसके साथ देखना होगा कि आपने रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं। हुकूमत हमेशा होता है कि हुकूमत गैस, पेट्रोल, बिजली के ऊपर जो है वो आपको रिलीफ देती है, आपको सब्सिडाइज करती है। लेकिन इस गवर्नमेंट का अभी तक यही काम नज़र आ रहा है कि लोगों की जेबों से जो कुछ है इनका वो निचोड़ा जाए और आवाम को रिलीफ नाम की कोई चीज़ ना दी जाए। अब देखिए कि 8 रुपये से 8 रुपये 3 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। सुबह जब वो आपकी बात के हम सुबह उठ के जब अपने मोबाइल चेक करते हैं तो उस पर जब ये पेट्रोल की कीमत, तो वाकई एक धचका लगा। उसके बाद कई ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमने ये भी ऐसे भी ट्रेंड देखे कि पेट्रोल हाइक का जो है
प्राइस हाइक का जो है वो चल रहा था, उसके अंदर मैंने बल्कि ट्वीट किया। शदीद रद्द-ए-अमल भी कर रहे हैं, लेकिन इरफान वहीं पर जो हमारी एक मीम्स की फौज है वो भी सरगर्म हो जाती है और हुकूमत को अपने अपने अंदाज में उसमें मैंने भी ये लिखा कि काश हमारी सैलरी भी इस तरह होती कि सुबह उठे तो पता चले बढ़ गई और हर 15 दिन बाद बढ़ गई। लेकिन ये बीच में से कई लोगों ने मुझे कहा कि ये जो अब उठ जाएं आप, ख्वाब नहीं है, ख्वाब ना देखें, हकीकत कुछ और है। अच्छा, अब ये देखिए कि 146 रुपए ऑलमोस्ट जो है वो पेट्रोल मिलेगा, तो मैं तो एक्चुअली सोच रही हूँ कि अपनी गाड़ी जो है वो साइड पे खड़ी कर दूं और कोई और ट्रांसपोर्ट के मीडियम मोटरसाइकिल खरीद लूं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर सुनी थी आपने? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर अगर उसमें सुने तो उसमें उन्होंने बताया कि इन सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ मोटरसाइकिल की बाइंग का। और अच्छा, इसी चीज को बेस बनाते हुए वो कहते हैं मुल्क में गुर्बत नहीं है। मुल्क में गुर्बत नहीं है। अब देखिए कि लोग, जैसे आप सोच रही हैं कि मैं अपनी गाड़ी वापस दे दूं, मैं उबर पे आ जाया करूं, मैं किसी और जो है वो टैक्सी के ऊपर या किसी और जराए के जरिए मैं ऑफिस पहुंच जाया करूं, गाड़ी का इस्तेमाल ना करूं। लोग यही कर रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियां नहीं इस्तेमाल कर रहे, लोग बाइक के ऊपर आ रहे हैं। और एक वज़ीर आज़म को सिर्फ आप देखिए, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है, ये हमें गाड़ियों का मसला नहीं है। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, आप देखिए जो सब्जियां आनी है उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके अंदर ऐड हो जानी है, फल आने हैं, हर चीज के ऊपर पेट्रोल की कीमतों का फर्क पड़ता है। ये चीज इन्हें क्यों नहीं समझ? जब हम IMF के पास जाते हैं तब हमें उनकी शराइत, ये उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है, आप मानते नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरफ से तो प्रेशर है। और आप देखिएगा दिसंबर तक ये पेट्रोल की कीमतें आपकी बढ़ती जाएंगी, दिसंबर में आपकी गैस की कीमतें बढ़ेंगी, दिसंबर में आपकी जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। इन सब का इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपकी हर चीज़ जो है वो महंगी होगी। इन 3 सालों के दौरान कोई एक ऐसी चीज़ बता दें जिसकी कीमत ना बढ़ी हो, आपको कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आएगी। हर चीज जो है वो डबल से भी आगे चली गई है। जस्टिफिकेशन में आपके पास कोविड आ जाता है, जी कोविड आ गया था, कोविड सारी दुनिया के साथ है। देखिए आ जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी, लेकिन वहां पे आप देखिए परचेजिंग पावर देखें उनकी, कि उन लोगों का, हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपया हम एवरेज जो आमदनी है एक शख्स की वो हम दे रहे हैं उसको, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया उसको दिया, कम से कम उसको 20,000 दे रहे हैं। उसके अंदर आप मुझे बताएं कि कोई अपने घर का बजट बना सकता है 20,000 में? अगर उसने अवाम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इरफान, आप देखते हैं बहुत से आउटडोर शोज जो हमारे साथी एंकर्स भी कर रहे होते हैं, अवाम किस कदर गुस्सा अपना दिखा रहे होते हैं, किस कदर परेशान है वो कि कैसा रद्द-ए-अमल। आप वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब हम पे लेबल लगा देते हैं ना जी कि मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, मीडिया वो नहीं दिखाता जो अवाम खुश हैं। तो हमें यकीन जानिए वाकई में नहीं मिलते हैं। और इस खबर के बाद तो वाकई अवाम का पारा, देखिए इस खबर के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बाहर जाएं, लोगों से पूछे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो कभी भी आपको खुशी का इजहार नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि अब तो बहुत, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स थे उनके लिए भी सपोर्ट करना मुश्किल हो गया। डेफिनेटली वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे अब ये सारी महंगाई को? वो एक देखिए अवामी नुमाइंदे जो हैं वो, उनमें से आपको कोई अवामी नुमाइंदा इस तरह की बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो हम भी कर रहे हैं। आपको जो लोग जस्टिफाई करते हुए गवर्नमेंट में नजर आ रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जो खलाई मखलूक से आए हैं, जो जिनको कहा जाता है कि वो एलियंस हैं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं, या तो उनके सारे कारोबार बाहर हैं या सारे उनकी चीजें जो हैं प्रॉपर्टीज वगैरह वो बाहर है। देख लेना उनके अलाउंसेस में इजाफा हो जाता है, जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है, जो पेट्रोल की मद में उनको पैसे मिलते हैं उनमें इजाफा हो जाता है। वो तो खुश होते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया जी, हमारी सैलरीज भी आते साथ ही उनकी डबल हो गई थी। आपको याद होगा 3 साल पहले अरकान असम्बली की सैलरीज किस तरह से बढ़ा दी गई और अभी भी उनको लगता है कि ये कम है। क्या हमें कोई रुकन असम्बली मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है या पेट्रोल की वजह से गाड़ी घर पे खड़ी करता हुआ नजर आता है? नहीं आएगा आपको। ये आम आदमी के मसाइल हैं, ये मेरे और आपके मसले हैं। सीमल देखें, जब इस हुकूमत ने अपनी प्लानिंग की, अपनी जब इलेक्शन की कॉन्टेस्ट करने की तैयारी की थी तो उसमें ये बातें की जा रही थी कि कनाडा का वज़ीर आज़म जो साइकिल पे आता है हम भी ऐसा माहौल लेके आएंगे बगैर सिक्योरिटी के। आपको याद नहीं है इरफान, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ 50 रुपए फी किलोमीटर के। आप देखें, आप उसके ऊपर बाइक के ऊपर आगे, आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाइक जो है वो फरोख्त हो रही है, उसके बाद आप साइकिल पे भी आएंगे। अगले साल और कुछ 6 माह बाद आप तकरीर सुनेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर साइकिल की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई। तो किस तरह कह सकते हैं कि आम आदमी जो है खुश नहीं है? लोग खुश हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके ऊपर परचेजिंग पावर है, तो वो जाके साइकिल देखिए हर रोज मॉल्स में कितने लोग विजिट करते हैं, टूरिज्म स्पॉट्स पे लोग कितने गए, नॉर्दर्न एरियाज में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ जी, टूरिस्ट गए। तो हमारे मुल्क में महंगाई नहीं है, इनको नजर नहीं आता कि जो 40%
की बेल्ट है वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। मिडिल क्लास तबका पिस कर रह गया है और ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि वो तो गुर्बत की लाइन से नीचे जा रहे हैं ना। ये चीजें इनको समझ नहीं आएंगी इरफान, क्योंकि अगली जो हमारी खबर है कि इंतजामिया चीनी के नरखों में इजाफे के चैलेंज से निपटने में बुरी तरह नाकाम हुई है और चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में चीनी की कीमत डिफर कर रही है और लाहौर की ही अगर हम बात कर लें तो 135 रुपए का रेट जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये मेंशन जरूर करना चाहूंगी, कल वफाकी वजीर इत्तलात ये कह रहे थे फेक न्यूज है, चीनी की कीमत कोई नहीं बढ़ी है, महंगाई में कमी आई है, मीडिया प्रोपेगेंडा। 135 रुपए वो सही कह रहे हैं, आपकी ये खबर फेक है, क्योंकि ये आप दे रहे हैं जो थोक का रेट होता है, अकबरी मंडी का रेट, वो आप 135 रुपए दे रहे हैं। यही अगर आप किसी स्टोर के ऊपर जाके देखें तो वहां पे आपको 140, 145, 150 रुपए की मिलेगी और 90 रुपए वाली चीनी भी आपको वहां पे मिलेगी, जिसके 2 किलो का रेट जो है वो 1 किलो जो है वो 90 रुपए में मिल रही है। लेकिन वो ऐसी पाउडर चीनी है जो किसी काम की नहीं है, ना उसमें मिठास है, ना उसका जायका है और ना वो किसी इस्तेमाल में आ सकती है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है उसको रिजेक्ट करती जा रही है, क्योंकि अगर आपने वही चीनी के अगर 4 चम्मच डालने हैं तो उसमें अगर आप 140 रुपए, 145 रुपए वाली चीनी का 1 चम्मच डालेंगे तो वो काफ़ी होगा। इसी वजह से लोग उसका रुझान उधर ज़्यादा लोगों की तवज्जो है कि वहाँ हम 140-45 वाली खरीद लें। और आपकी अपनी ही रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने शुगर माफिया को कितना सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी तो बात ही कितना मुनाफा सीमा, कमाया, उसकी तो बात ना करें। शुगर कमीशन की वो मुझे रिपोर्ट याद आ जाती है, जब शुगर कमीशन की जानिब से रिपोर्ट बनाया गया, उसमें उस रिपोर्ट में देखें, उसमें रिपोर्ट में हुकूमत ने खुद तहरीर किया, कमीशन ने, कि 65 रुपए चीनी जो है वो मार्केट में फरोख्त होनी चाहिए। 1 रुपया अगर उससे बढ़ाते हैं तो उसका मतलब है कि 5 अरब रुपया तमाम जो शुगर मिल मालकान हैं उनकी जेबों में जाता है। अब 65 कहाँ पे और 145 कहाँ पे, अब हिसाब करें कि वो जो शुगर मिल मालकान हैं उनकी जेबों में कितने जा रहे हैं। आपने किया क्या, आपने उनको जब बार बार कहा जाता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ, इन लोगों को आपने एनआरओ दिया। एफआईए की तरफ से मुकदमा दर्ज हुए जहांगीर तरीन के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, बाद में जाके यही लोग जो है इरफान अभी निकल पता क्या रहा है, जाके एफआईए ने खुद जाके कह दिया कि हमने इस पे काम नहीं करना। सिर्फ चीनी नहीं बढ़ी है, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, मिठाइयाँ, केक, और फिर उसके साथ साथ इसी खबर के दौरान अगर आप देखें तो सब्जियां 50% तक महंगी हो गई हैं ओपन मार्केट में, डबल मशरूबात की कीमतों में इजाफा होगा। और ये आप देखिए करियाना स्टोर वाले और जो फिर ओपन मार्केट वाले हैं वो कहते हैं कि हमें जिस कीमत पर मिलेगी हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, और फिर गिरा फरोशी भी होती है, मुनाफाखोरी भी होती है, क्योंकि रेट तो गवर्नमेंट की कहीं नजर नहीं आती है। सीमा देखें, गिरा फरोशी की अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल है कि हर चीज़ जो है या तो स्टोरों में पड़ी है। अभी चावल देखें, चावल की कटाई हो रही है हमारे पंजाब के अंदर, चावल की अगर उसकी आप मार्केट का रेट पता करें तो आपको पता चलेगा 2100 रुपये के करीब जो है वो एक मन जो है वो चावल, उसकी मुंजी जिसको कहा जाता है, वो फरोख्त की जा रही है। लेकिन वो भी आपको मार्केट में नहीं मिल रही, क्योंकि वो तमाम की तमाम स्टोर कर ली गई है। यही आप 15-20 दिन या महीना गुजारेंगे, जब आपकी शॉर्टेज होगी उसके बाद क्या होगा कि वही जो 2100 रुपये का रेट है वो आपका चला जाएगा 3500 रुपये तक, और 3500 रुपये में मिलेगा क्योंकि आपके जो इदारे हैं वो सो रहे हैं। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। चीनी की कीमत क्यों बढ़नी जा रही है? आपने, हुकूमत ने कहा कि मिल मालकान जो है वो क्रशिंग सिस्टम, क्रशिंग जो यूनिट है वो अपने 1 तारीख से चलाएं, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया नहीं हम 20 तारीख को चलाएंगे। अब 20 तारीख को चलाने का मतलब ये है कि 20 दिन तक जितना भी आपके पास जितनी वो खपत होगी चीनी की, चीनी मार्केट में होगी नहीं, जिनके पास होगी वो 150 से भी ऊपर लेके जा सकते हैं, 160 से भी ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप ये पूरी कहानी चीनी की सुना रहे थे, मुझे लगा आप आटे की बात करें, क्योंकि वहां पर भी यही सिचुएशन है और इन्हें समझ नहीं आ रहा आटे का स्टॉक खत्म हो रहा है, फ्लोर मिल्स मालिकान से बात करनी है या नहीं करनी, ये एक अलग कहानी है। इस हुकूमत का एक मसला है 3 साल से जो देखा है कि जब तक इशू बन ना जाए उस चीज को एड्रेस नहीं करना, क्योंकि या तो लाइल्मी होती है या नाअहली होती है कि इन्हें समझ नहीं आता। इसको लाइल्मी ना, डिनाइल मोड में रहते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये अच्छा ये भी करना था। इसको नाअहली कहें आप, कोई भी इशू दे, आपने जैसे कहा कि जब तक इशू रेज नहीं होता तब तक हम इसके ऊपर कुछ नहीं करते। अच्छा जी, अब एक इशू जो कई महीनों से रेज हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट से आउट ऑफ कंट्रोल है और वो है डेंगू, और डेंगू के हमलों में शिद्दत आ चुकी है जी, और आपके पास फैसिलिटीज तो है नहीं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम डेंगू की बात कर रहे थे। गुज़िस्ता 24 घंटों में 5 लोग इस दुनिया से चले गए और अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि जान बचाने वाला इंजेक्शन मौजूद नहीं है। अब बेसिक जो मेडिसिन हैं जो डेंगू के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, पैरासीटामॉल या पैनाडोल, वो ही गायब नज़र आ रही हैं, मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद ही नहीं है। इरफान, इस हुकूमत के हाथ में या इसकी रिट में कोई चीज़ है जो अंडर कंट्रोल नज़र आती है? सिमल देखें, इससे तो बिल्कुल इस बात के ऊपर तो आप बात करें कि ये जो लोग आप डेली खबर देती हैं कि इतने लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए, मैं इनको जाँ बहक नहीं कहूँगा, मैं इनको कत्ल कहूँगा कि ये कत्ल हो गए, इस हुकूमत के हाथों कत्ल हो गए, क्योंकि इस हुकूमत ने इनके ऊपर इकदाम नहीं किए और ख़ुद ये बात ऑन करती रही कि हम कोरोना के ऊपर लगे रहे, तो जिसकी वजह से हम इसके ऊपर काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से अब ये फैलना शुरू हुआ। ये नालायकी की वजह से कत्ल है, ये इसके ऊपर जो है ये दफात लगनी चाहिए, इन पर्चे होने चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाके कभी देखें, आपके पास जो डाटा आ रहा है, आज आप दे रही हैं 388 लोग जो हैं नए पेशेंट आ गए। ये वो कौन लोग हैं जो लोग वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं? कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, जिनका सरकारी लेबोरेटरीज में सरकारी लेबोरेटरी के अंदर आप दावा तो करते हैं कि आपने प्राइवेट लेबोरेटरीज को ऑन बोर्ड लेके सेंट्रलाइज एक सिस्टम बना दिया, लेकिन यकीन जानिए कि ग्राउंड रियलिटी में नंबर इससे कहीं ज्यादा है। इतना खौफनाक कि आप उसकी सोच नहीं रख सकती कि जिस तरह हॉस्पिटल के अंदर आप जाए तो आपको एक जलसे जैसे मनाजर नजर आते हैं कि वहां पे इतना रश होता है, आपको पास अंदर जाने की जगह नहीं है। पेशेंट जो बेडों के ऊपर मौजूद हैं वो तो है ही हैं, आपको पार्किंग लॉट में, आपको अभी पिछले दिनों हमने खबर चलाई कि सर्विस हॉस्पिटल में जो एक दरख्त के साथ उस बंदे को ड्रिप लगा के वहां पे पार्किंग लॉट के अंदर वो बिठाया गया, को सीढ़ियों के अंदर बिठाकर आपको ये हालात हैं। और ऊपर से एक अफसोसनाक चीज ये है कि वहां पे आपके पास सिरिंज नहीं है, आपके पास इंजेक्शन नहीं है और जान बचाने वाली अद्वियात नहीं है। पैनाडोल की आप बात कर रहे हैं कि पैनाडोल जो है वो हॉस्पिटल में मिलना तो बंद हुई आप मार्केट में आप मेडिकल स्टोर के अंदर नहीं मिल रही। उसकी वजह क्या है? लोग जब बीमार हो रहे हैं, लोगों को पता है डॉक्टर जो है पैनाडोल एडवाइस करते हैं, तो खुद जाके वो पैनाडोल लेते हैं। और इतना बुखार ये फैल चुका है, इतना बुखार फैल चुका है कि हर जगह के ऊपर ये। क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि मेक श्योर करे कि स्टॉक अवेलेबिलिटी तो रहे? कम से कम इतना तो कर सकती है। मुफ्त अद्वियात के जो हम दावे करते थे वो तो आप छोड़ ही दीजिए ना कि कहीं पर आपके पास कई लाहौर शहर के अंदर कई ऐसे आपके पास डोनर मौजूद हैं जो हॉस्पिटल्स को, आप फ्रेंड्स ऑफ पीएसी देख लें, फ्रेंड्स ऑफ जना देख लें, इन लोगों की तरफ से कितने मुखैर हज़रात की जानिब से कितने बड़े बड़े वहां पे सेटअप लगाए गए। आप कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर ले, भाई हमें अद्वियात दे दें, हमें मेडिसिन दे दें, हमें इंजेक्शन दे दें, हमें सिरिंजें दे दें। वहाँ पे सिरिंजें हॉस्पिटल में ख़त्म है और सिरिंज लेने के लिए 4 मंजिला ऊपर चढ़ के उनको दूसरे किसी वार्ड में जाना पड़ता है। वहाँ से अगर आप सिरिंज जाके 10 रुपये की लेके आएंगे तो उस मरीज़ का हालत बताएं मुझे क्या होगी। कोई भी लाहौर का हॉस्पिटल, कोई भी, मैं बात कर रहा हूँ, आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपका सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, वहाँ पे आप जाके देखें तो आपको रश ही रश नजर आएगा। लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ का रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जगह खत्म हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल के और महंगाई के इस दौर में आप यकीन जानिए कि लोगों की कमर टूट कर रह गई है कि जब आवाम को मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, प्राइवेटली वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और सरकारी अस्पतालों में जलालत के अलावा और कुछ नहीं है, ये तो नजर आ रहा है। डेंगू के हवाले से खास तौर पर बेड्स ऑक्यूपेंसी जो है वो आपकी ऑलमोस्ट 100% को टच कर रही है। आपने एक्सपो सेंटर जो है वो फाल जरूर किया डेंगू के लिए, लेकिन वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है। आपने सिर्फ मच्छरदानियां लगा के एक बेड पर एक मरीज को रखा हुआ है, तो ऐसे तो वो घर भी रह सकते हैं। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ पर मिलेंगी? वहाँ पे है ही कुछ नहीं। वहाँ पे मैं एक पेशेंट को लेके गया इसमें एक्सपो सेंटर में जी, तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वो फौरी आपका PCR कर देंगे और आपसे कहेंगे कि हाँ ठीक है आप ये कल आइएगा, और मेडिसिन आपको लिख के दे देंगे। कोई मेडिसिन नहीं वहाँ पे मिल रही, मेडिसिन आपको लिख के दे देंगे। और खुदा ना खास्ता अगर डेंगू बिगड़ जाए जिसमें स्वेयर सिम्टम्स भी होते हैं, पेट में पानी पड़ जाए, इवन अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ती है, क्या एक्सपो सेंटर पर वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में अवेलेबल हैं? आपके पास स्टाफ नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। आपने तो फिर एक मजाक ही है ना, आपने सिर्फ बेड ऑक्यूपेंसी को बड़ा शो करने के लिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा बेड कैपेसिटी मौजूद है तो आपने एक्सपो सेंटर को एक्टिव कर दिया। सिर्फ फोटो सेशन के लिए चीजें हैं कि ऊपर से हम एरियल व्यू से एक तस्वीर लेंगे, हम दिखाएंगे कि हमने 1000 बेड यहाँ पे लगाया हुआ है और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब इस गवर्नमेंट से तो कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है, कोई सहारा नहीं मिलने वाला। सहारा सिर्फ अल्लाह ताला से ही है कि सर्दी की शिद्दत जैसे जैसे बढ़ेगी डेंगू खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट भी इसी इंतजार में बैठी है, ज्यादा हो डेंगू कम हो जाए। देखिए हर तरफ हमने ये किया, कोरोना जब आया तो हम ये इंतजार करते रहे कि हम इंतजार करेंगे, हमने कोई इकदाम नहीं किए। आज तक आपने 1 रुपए की मेडिसिन नहीं खरीदी,
कोरोना के लिए जितनी भी लेकिन जो आपके पास बजट नहीं मेडिसिन मेडिसिन आपने खरीदी, जो बजट रखा था वो पूरा का पूरा खर्च भी किया, लेकिन वो कहाँ गया, आवाम को मिला या नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जी, हुकूमत एक चीज में बहुत ज्यादा विजिलेंट नजर आती है, एक चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो एक्टिव इस तरह से भी है कि तब्दीली सरकार ने 7वां सीसीपीओ मतलब 7वां सीसीपीओ ले आए और 6ठा सीसीपीओ तब्दील कर दिया। कमांड तब्दीली कितनी ज़रूरी होती है एक्यूरेसी के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और बार बार करने से क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे ये जो कल उखाड़ पिचाड़ की है पुलिस डिपार्टमेंट में, और मजहबी तंजीम के मार्च के हवाले से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बाद ये डिसीजन किया गया। और इरफान, मुझे याद है 2 दिन पहले ही आपने ये खबर दे दी थी कि बड़ी उखाड़ पिचाड़ होने लगी है, एसपीज़ के नाम भी आए हैं, एसएसपीज़ और डीआईजीज़ के नाम भी आए हैं, और आप देखिए कि तब्दीली जो है वो होना शुरू हो गई है। लेकिन आप मुझे कुछ तिलमिलाए हुए लग रहे हैं, क्योंकि ब्रेक में आप एकदम परेशान हो गए जब मैंने कहा कि 11वां महीना चल रहा है, तो आपने कहा नहीं 10वां चल रहा है, और फौरन आप मोबाइल को देखना शुरू हो गए। तो मैं बता दूं, नवंबर की 5th है आज, 11वां महीना शुरू हो गया, टाइम गुजरते पता नहीं लगता। बिल्कुल, वाकई नहीं पता चलता। और यहाँ पे तो लाहौर में या पंजाब पुलिस के जो लोग हैं इनको तो वाकई नहीं पता चलता कि आप देखें कि इंतज़ार सरकार ने अपने टेनोर के अंदर ये 7वां जो है सीसीपीओ लाहौर ले आए हैं। इसी तरह आपको 7वां आईजी नज़र आता है, डीएजी ऑपरेशन के तबादले अगर वो गिनने बैठे तो वो भी आपको लंबी पूरी ब्यूरोक्रेसी अगर आप गिनने बैठे तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर ऐसे ही आपने डीसी तक ऐसे ही किस हद तक और तब्दीलियां की इस मामले के अंदर हम कहें तो इसमें भी हुकूमत की नाअहली इस कदर आपको नजर आएगी कि आपने अब जो फैसले कर रहे हैं, आप उस मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब आपके 7 लोग शहीद हो गए, उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि उनके भी 10 से ज़ायद जो लोग हैं वो शहीद हुए इन तसादुम के दरमियान। जब इतनी जानें चली गई, 500 से ज़ायद 580 के करीब जो पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो हेड इंजरी का शिकार हुए, वो ज़ख्मी हुए, आपका करोड़ों रुपए का जो लॉजिस्टिक है वो तबाह हो चुका है, और उसके साथ साथ आपका करोड़ों रुपए का लॉजिस्टिक जिसका पता ही नहीं चल रहा कि वो गया कहाँ पे है, गायब हो चुका है। उसके बाद आपको याद आया कि आपने मुज़ाकरात करने हैं। यही अगर हम बात करें तो जो हुकूमत अब मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ी और बात करते हुए इन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबात मानते हैं, जब अदालतें अहकाम दे रही हैं कि साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए, उस वक्त आप इसके ऊपर हर्डल पैदा कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि अब ये रिट दायर कर दी जाए, कभी ये रिट दायर कर दी जाए। इरफान, ये तो मामला चल रहा है ना, साथ साथ चल रहा है। अगर हम लाहौर पुलिस की बात करें तो इनके ऊपर तो सीधा इन्वेस्टिगेशन इस बात पे हुई कि वो मार्च के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो शहर से बाहर कैसे गए, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। फिर आपको याद होगा आपकी खबर में ये भी था कि सेफ सिटी की मदद से बाकायदा मॉनिटर किया गया था कि कौन से एसपीज उस इलाके के मौजूद थे वहां पर या कौन से मौजूद ही नहीं थे और चले गए, भाग गए। मतलब हाँ, अब उसमें आप देखिए कि आपने कमांड तब्दील कर दी। आप क्या समझते हैं कि ये वक्त की अहम जरूरत थी और ये होना ही होना था, जरूरी था? सिमल, इसमें थोड़ी सी चीजें समझने वाली हैं कि आपको जब अदालती अहकामात आप नहीं मान रहे थे तो उसके बाद 40 से 50 लोग होंगे मजहबी जमात के जो अपने मदरसे के बाहर चौक यतीमाने के पास मुल्तान रोड के ऊपर जो मदरसा है वहाँ पे खड़े होते थे, जिनके हाथों में प्ले कार्ड होते थे और वो सड़क के किनारे इस तरह प्ले कार्ड लेकर खड़े होते थे जिसके ऊपर लिखा होता था कि जो साद रिजवी को रिहा किया जाए, अदालती अहकामात उनकी पाबंदी की जाए। ये मुतालबा था उनका। 40 से 50 लोग, वो लोग एक हफ्ते तक वहां पे रहे। हुकूमत ने पुलिस को ये इजाजत नहीं दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि वो पूरा मन तौर पे आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत का काम था, हुकूमत का काम था कि आप डिसीजन ले, इनसे मुज़ाकरात करें कि भाई अगर हम नहीं छोड़ रहे तो क्या वजूहत है, क्यों नहीं छोड़े, उसमें क्या हुक्म है। इसका मलबा जो है वो पुलिस पर नहीं डालना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अभी जो बड़े लेवल पर ये तकर्रुर तबादले हो गए हैं, अब उनमें आप देखिए कि ना सिर्फ सीसीपीओ तब्दील हुए बल्कि बहुत से एसपीज, बहुत से एसएसपीज और डीआईजी ऑपरेशन तक चेंज हो गए, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन तक तब्दील हो गए। इसमें अब ये आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन बेहतर होगी ओवरऑल भी लाहौर की? बिल्कुल नहीं बेहतर होगी। आप पुलिस का मोराल अगर बात करके देखें, एक कांस्टेबल से बात कर लें, एक आप एडिशनल आईजी से बात कर लें, किसी का मोराल ही नहीं मौजूद है। लाहौर पुलिस के अफसरान थे, उनसे जब मैं बात कर रहा था कि आपसे मजाक जो क्यों नहीं रोका गया, तो उसमें उनका कहना था कि शुक्र है हमसे वहां पे कोई बंदा जो है उनका नहीं मरा, नहीं तो हम हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती और ये हुकूमत हमारे ऊपर एफआईआर देने पे ऊपर इत्तफाक कर जाती। जब आपका इतना बड़ा ऑफिसर इस बात से डर रहा हो कि मेरे ऊपर हुकूमत एफआईआर करवा देगी, जी। उसके बाद आप कांस्टेबल से क्या तवक्का करते हैं कि वो स्टैंड करेगा, हुकूमत कहे कि उसे ये मुजाहिरीन जो आ रहे हैं इनको रोक के तो रोक सकेंगी? कभी नहीं रोक सकेंगी।
फिर ऊपर से फ्रंट फुट पर आकर पुलिस खुद से ऑन देयर ओन कभी भी डिसीजन नहीं ले सकेगी, आपको कहीं ना कहीं पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक अब मजहबी जमात है, एक सियासी जमात है जो इलेक्शन भी लड़ रही है, उनके फॉलोअर्स हैं जिनकी तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उनके साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं। हुकूमती एक फैसला था कि साद रिजवी को नहीं रिहा करना, उसके बाद इंप्लीमेंट के लिए आपने पुलिस फोर्स को आगे डाल दिया कि आप खाली हाथ इनसे जाके है वो लड़े। अच्छा, कुछ दिन पहले तो ये भी समझ नहीं आता कि पुलिस किस अथॉरिटी के तहत मुज़ाकरात कर सकती है, पुलिस की कैपेसिटी में क्या होता है। खासतौर पर तो मुतल्लिका जो ओहदेदारान है या मुतल्लिका डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनसे एतराज होता है उनको जाकर मुज़ाकरात करने चाहिए ना। पुलिस तो सिर्फ इंतशार रोकने में अपना रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अभी जो नए CCPO आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि लाहौर एक बड़ा डायनामिक सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना बड़ा मैटर करता है। तो जो नए CCPO आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, फयाज देव साहब जो है नए CCPO लाहौर लगे, SN यूनुस जो हैं वो DIG ऑप्स लगे हैं लाहौर में। तो इन दोनों अफसरान के बारे में अगर बात की जाए तो SN यूनुस जो हैं DIG ऑप्स जो लगे, इनका वर्किंग का एक्सपीरियंस जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर देखिए फैसलाबाद में और इसमें रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में इन्होंने ड्यूटी सर्व की बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से, जिनका जैसा उनका नाम है एहसन तरीके से उन्होंने वहाँ पे काम भी किया और उम्मीद की जा रही है कि लाहौर में भी काफ़ी बेहतर काम करेंगे। इसी तरह फयाज देव की अगर बात की जाए तो इसमें एक जितने अफसरान के इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें से तमाम ऐसे एडिशनल IGs थे जिनके इंटरव्यू हुए, उसमें से इनको सिलेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि इनका एक तो बाकी जो लोग थे वो बहुत सीनियर भी थे, ये ज्यादा सीनियर नहीं थे क्योंकि CCPO की सीट के लिए बिल्कुल इस पोस्ट के लिए वो मौजूद थे, इसी वजह से इनको लगाया गया। अब उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस का मोराल जो है उसको बूस्ट करने की जरूरत है, तभी इनको लेके आया जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं की जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा, उसमें तो खराबी आएगी अगर पुलिस का मोराल भी डाउन हो गया। और मेरे ख्याल से इसमें गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। पुलिस वाले पूछते हैं हमसे, सवाल करते हैं कि आप लोग हमारे बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते। लाहौर में हमें याद है कि एक SP हुआ करते थे उमरवीर, हमने देखे हजारों के मजमा होता था तो उस मजमे के अंदर एक वो अकेला ऑफिसर आता था और आके लोगों से बात करता था, कहता था ठीक है मामला खत्म हो जाएंगे और लोग मान जाते थे। लेकिन अब क्योंकि आप पुलिस की रेट होती थी, पुलिस की रेट होती थी, नजर आता था, गवर्नमेंट बात सुनती थी, गवर्नमेंट बात भी सुनती थी, लेकिन अभी तो हाल ये है कि हमें भी एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि अच्छा DIG ऑपरेशंस भी चेंज हो गए, अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी चेंज हो गई, क्या नाम था उनका, अभी वहां पर कौन लगा है। ये सिचुएशन है तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सिचुएशन क्या होगी कि एक अफसर आज कमांड कर रहा है और कल वो नहीं रहेंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, तो फिर निचले कांस्टेबल तक या ASI तक के लोग किस तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास जस्टिफिकेशन है जी, वो ये कहते हैं कि काम नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे। अब पता नहीं कितने अफसरान को हटाएंगे, कितनों को लाएंगे, काम होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। मैं तो परेशान हो जाती हूँ जब मैं ये कहती हूँ कि एक और इशू, एक और मसला जो गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। एक दिन बैठ के ना कोई बुलेटिन देख लें, सिर्फ एक, मैं ये नहीं कह रही कि किसी जगह का, किसी स्पेसिफिक चैनल का, कोई एक बुलेटिन देख लें, आपको पता लग जाएगा कि मीडिया आपसे ज़्यादा अवेयर है और मीडिया को ज़्यादा पता है कि इश्यूज़ हैं क्या। और अब एक और इशू जो शहर लाहौर का, वो मुसलसल आउट ऑफ हैंड होता जा रहा है और वो है स्मॉग। और कल थोड़ी सी बेहतरी थी, परसों थोड़ी सी बेहतरी थी और कल फिर जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है, 270 तक पहुंच गया है। क्या स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कहीं पर आपको एक्टिव नजर आती है? कुछ भी नहीं एक्टिव नजर आ रही। और आप जो बात कर वो भी दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश हो जाए और स्मॉग खत्म हो जाए, वो भी सारे इसी चक्कर पे लगे हैं कि अल्लाह मियाँ तू ही हमारी मुश्किलें आसान कर, तू ही हमें जो है कोई रिलीफ दे, यहाँ से हमें रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आपने जो बात की कि मीडिया ज़्यादा अवेयर है, मीडिया के साथ साथ बाकी लोग भी अवेयर हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देख लें तो उसमें आपको नज़र आएगा लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको कोट कर रहे हैं। लेकिन असल इशू है जब आप एक वो बिल्ली कबूतर के पास आएगी तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेगा तो समझ जाएगा कि मैं बच जाऊंगा, तो वो नहीं बचेगा। अब ये हालात हो गई है, हुकूमत हर जगह से आंखें बंद करके मौन के बैठ गई है कि शायद हम बच जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। अब ये स्मोक की जो बात हो रही है, स्मोक में देखें एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन ने जो वाटर एंड एनवायरनमेंट के हवाले से एक कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 60% जो है वो स्मोक का बायस जो है वो गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है। अब उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट हुई, उसमें बताया गया क्यों ट्रैफिक जो है वो कर रही है। उसमें आपके पास प्लानिंग नहीं है,
अब प्लाजे कोई नहीं है आपके पास, इसके लिए पार्किंग प्लाजा नहीं है। इरफान, ये कह देना भी बड़ा आसान हो जाता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर हमारी खबर के मुताबिक ये भी आता है 10 गाड़ियां बंद की हैं जी, इन्होंने 47 चालान किए हैं और 59,000 फाइन जो है वो कर दिया है। देखिए मतलब वो बात आपकी ठीक है, 2000 इकदाम सारे किए जा रहे हैं। 2000 रुपया चालान जो है, अदालत ने कहा कि 2000 रुपया चालान किया जाए। अब चालान बुक के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइन जो है वो ट्रैफिक पुलिस किसी भी कमर्शियल गाड़ी का 1000 रुपया कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ये पिछले साल भी इशू चला था कि अदालत ने कहा कि 2000 रुपया फ़ाइन करें। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी चीज़ का फ़ाइन कर सकें, तो उसके लिए अब ट्रैफिक पुलिस को कहा गया कि आप स्पेशल कोड लगाकर चालान कर दें। ये भी एक खैर है तो ये गैर कानूनी चीज़ के एक आपके पास वो है ही नहीं, इख्तियारात ही नहीं है 1000 से ज्यादा चालान करने का। आप ये देखें तो अदालत के बाद आपके पास सर्टिफिकेट देने की कैपेसिटी है, आप बता सकते हैं कि वाकई में गाड़ी फिट है या नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं, आज ये बात कर रही हैं। 2000 का चालान कल मेरी सीटीए लाहौर से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि लाहौर पुलिस के पास कोई ऐसी गैजेटरी मौजूद नहीं है जिससे वो चेक कर सकें कि ये गाड़ियां जो है धुआं छोड़ रही हैं, ये कितना मुजर सेहत है। ये सिर्फ हम जो देख सकते हैं कि ये गाड़ी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर कि ये गाड़ी धुआं छोड़ रही है, इसका फाइन कर दे। और आपकी मेजोरिटी गाड़ियां जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी पुरानी हो चुकी हैं। उन गाड़ियों के लिए जो आप किसी भी डिपार्टमेंट की उठा लें, बापडा की उठा लें, ट्रैफिक पुलिस की उठा लें, ट्रैफिक पुलिस की अपनी को गाड़ी जो है वो सारी की सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। जब ट्रैफिक पुलिस बनी थी आज से 15 साल पहले जो गाड़ियां आई थी वही अब तक चल रही हैं और गाड़ी की म्याद जो है वो 5 साल होती है। अच्छा इरफान, इसमें एक चीज़ ये भी बड़ी मैटर करती है कि आपका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअली एक्सेप्ट करे कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी तरफ से एक्सेप्ट आलूदा तरीन शहर बन गया। वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं जितने प्राइवेट इंडिकेटर्स हैं वो गलत खबरें दे रहे हैं, वो गलत इंडिकेटर्स दे रहे हैं, वो चाहे यूएस कॉन्सुलेट का हो या कोई भी लगा हो। आप सिर्फ अपने ही अदादोशुमार के ऊपर अगर रिलाई करेंगे तो फिर आप प्रॉपर इकदाम नहीं कर सकते। देखिए हम अपने अदादोशुमार के ऊपर इस वजह से वो रिलाई करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने इसको ज्यादा करना ही नहीं है। अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा आप क्या कर रहे हैं। हम अपना जवाब देने की बजाय यही कह दें कि नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है। जैसे बाकी गवर्नमेंट कर रही है वैसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि सब अच्छा है। अब आप जो यही दुआ कर सकती हैं कि बारिश हो तो ये हालात बेहतर हो, अदरवाइज इनकी तरफ से होता है कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आ रही। लेकिन शहरी अपना रोल इस तरह से प्ले कर सकते हैं जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ आपको बताकर कि प्लीज़ स्मॉग से बचने के लिए जब आप रात और सुबह अर्ली मॉर्निंग कहीं निकल रहे हों तो एनएफ और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। मास्क आपको कोविड से भी बचाएगा और स्मॉग से भी बचा सकता है क्योंकि स्मॉग जो है वो भी बहुत सी मुज़र सेहत बीमारियों का बायस बन सकती है। वो चाहे सांस की है, आंखों की बीमारी है, स्किन की जलन है, रैशेज़ है, इचिंग है, ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो आपको स्मॉग की वजह से हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को एक साइड पर रख दें, सिस्टम को एक साइड पर रख दें, अपना रोल प्ले करें और खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें। आई थिंक दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट। इसी के साथ इरफान आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन हमें चलना एक ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन जब भी हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो बहुत मैटर करता है कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान के बहुत फ्रेंडली ताल्लुकात हैं, वो चाहे एक्सपोर्ट के हवाले से हो, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के हवाले से हो, स्टूडेंट्स के एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से हो। और ऐसी ही एक लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट मैं कहूँगी कि बिल्कुल ये गलत नहीं होगा, एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारे 70 साल दोस्ती के मुकम्मल हो गए। दोस्ती के 70 साल यानी कि 70th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जर्मनी का मैं जिक्र कर रही हूँ और जर्मन एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में अपनी ये सेलिब्रेशंस जो है वो कंडक्ट कर रही है। 15 अक्टूबर को उनकी वर्चुअल सेलिब्रेशंस हुई बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अब लाहौर में 3 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया है जिसका आज दूसरा रोज़ है। किस तरह से हम अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, कैसे जर्मनी का कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए कैसे यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को इन्हांस कर सकते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को इन्हांस कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जर्मनी इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पर एजुकेशन ना सिर्फ इकोनॉमिकल है बल्कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उसके पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जर्मन एम्बेसडर मौजूद हैं, बर्नहर्ड श्लखएग, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे।
Hello and welcome to the studio, Mr. Ambassador. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much for coming. और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डायरेक्टर जर्मन सकावत सेंटर की नौरीन जकी साहिबा, जो इन 3 रोज़ा इवेंट्स को देख रही हैं और ऑब्वियसली कंडक्ट भी करा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ओवर द ईयर्स जिस हद तक हम ये तरक्की का ग्राफ और मनाजिल तय करते चले गए और इस दोस्ती को और मजबूत करते चले गए, उनमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर एम्बेसडर, कंग्रेचुलेशंस on 70th anniversary. That's a long time. What do you say about that? The anniversary celebrations and 70 years. Well, I mean, it's 70 years. This, as you said, is a long time, and it's certainly a reason to be in a celebratory mode. That we were, I mean, and still are. I mean, we have surrounded the actual or exact date of the establishment of diplomatic relations in 1951 with a series of events. I mean, starting in early September in Karachi, then having a flagship event on the 15th of October on the lawns of the Foreign Ministry, hosted by the Foreign Minister, and the whole thing is now culminating in I would say, in a economic cultural weekend here in Lahore at the Alhambra Cultural Center, showcasing German economic activities in Pakistan, but also our cultural work in Pakistan. And we had also yesterday evening at the Anna Marie Schimmel House a meeting of alumni of German universities and scientific institutions in Pakistan, which was a very nice event. So it's not only looking back but also looking ahead, and I think these 70 years and these celebrations we had is a very good basis to move ahead in the same spirit. Very amicable, very friendly relations we have, and I hope very much that these celebrations are, let's say, the are sort of indicator of what is about to come. And that's amazing. It's 7 decades of German days. That's amazing. And looking forward and looking ahead is the main point which keeps us टुगेदर। नौरीन साहिबा, आपसे मैं बात करूंगी, जैसे अभी मिस्टर एम्बेसडर कह रहे थे कि हम ना सिर्फ माजी को याद रखे हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 7 डिकेड स्पेंड किए, बल्कि आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी बात हो रही है, कल्चर के ऊपर भी बात हो रही है कि जर्मन का कल्चर यहाँ पर क्या इम्पैक्ट रख सकता है, पाकिस्तान का कल्चर वहाँ पर किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि सेलिब्रेशंस में क्या क्या मैटर कर रहा है। बहुत बड़ा इवेंट है और सारी जो जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेसेस हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सारों के स्टॉल्स होंगे। एक बहुत अच्छा फ्यूजन कॉन्सर्ट है जिसमें सितार और ड्रम्स और कीबोर्ड्स बजाए जाएंगे। वो कल भी उन्होंने बजाया था, बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म शो फॉर किड्स हैं कि बच्चे जो आएंगे और विज़िट करेंगे उनके लिए एक्टिविटीज़ हैं। एक बहुत आला मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, and it's open for all. It's open for all whoever has registered or will register can come and we will accommodate them. अरे ज़बरदस्त। उसके बाद साइंस एग्जीबिशन है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आपको पता है कि साइंस और इनोवेशंस का तो मुल्क है जर्मनी जी, और उसके साथ साथ एक साइंस फिल्म शो भी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। हमने सारों का, औरतों का, आदमियों का, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, सारों का ख्याल कोशिश किया कि सारे वहाँ खुश हों और एंजॉय करें। वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग जी, क्योंकि ये सेलिब्रेशंस जो हैं वो वाकई में बतानी चाहिए कि 70 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड बच्चे, बड़े, ख़वातीन सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट। अगर आपने वहाँ पर जाना है तो आप रजिस्टर कराइए ताकि सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर रश का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से वो तमाम इवेंट्स जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। मिस्टर एम्बेसडर, यू केम हियर इन 2019. हाउ इज़ योर अपॉइंटमेंट गोइंग सो फार? लाइक what's your... Well, I served in a number of countries before, of course, also in Germany, and I have to say Pakistan is certainly one of the most interesting posts I ever had. It's such a rich and bountiful and interesting, almost mesmerizing country with, very diverse,
I used to say it's not a country, it's a half of a continent, because it's, as I said, it's so diverse and so interesting to explore. And I really have to say I'm full of admiration about landscape, food, culture, poetry, music, but most of all about the generosity and hospitality of the people. I have to say I never ever served in a country where people, very ordinary people, in I don't know, in a very detached valley or in, you know, in a little hamlet, received me so greatly and so generously as I witnessed in Pakistan. And so I've that's a always great trait of this country. And I've always heard Germans are so kind and generous, and I'm seeing one that you have observed little things about Pakistanis and Pakistani culture. So would you like to tell us something about German culture, and do you think we have something common, and where is that common ground? Well, this is a very intricate question to answer, because of course we belong to different geographical and cultural spheres. Obviously. But there is, I think, the underlying element, I would say, is this great understanding of solidarity and togetherness. For instance, I witness this all the time, and that to some extent is the same in Germany. You know, sitting around a table, you know, having this fellow tableship, this table fellowship, this comradeship, you know, enjoying being together, talking, discussing, you know, spending good time together. This is something I find very strongly here in Pakistan as well. The sense for the family, the sense for, you know, a common basis of a conversation, being, you know, open to one another. And that is what I appreciate very much. And that I think there is some commonality between Germany and Pakistan. That's interesting. And I'm sure this is true, that Germans are also family oriented, and they know their roots, and they know what family means to them, and we have this in common in Pakistan as well. Noreen साहिबा, आपकी तरफ हम आएंगे. बहुत से पाकिस्तानी, एक बड़ी तादाद है, एग्जैक्ट तो हम कोट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी तादाद है जो स्टूडेंट्स की भी है, जो बिजनेस हजरात की भी है, जो वहाँ पे जर्मन में रह रही हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो उस वजह से भी हमारी दोस्ती और मजबूत हो जाती है और इकट्ठी हो जाती है. हम जैसे बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम की अगर हम जिक्र करें, जर्मन में जिस तरह से जर्मनी में पढ़ाई जाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो स्टैंडर्ड उनका बड़ा ज़बरदस्त है, दूसरा बड़ा इकोनॉमिकल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि वो वहाँ जा सकें. इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा. हम बहुत इंकरेज करते हैं कि यहाँ से स्टूडेंट्स जाएं, बिकॉज स्पेशली इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन में भी अब आप देख लें, जर्मन गाड़ियाँ जो हैं दुनिया में सबसे मशहूर हैं. जी जी. उनकी इंजीनियरिंग अमेजिंग है. तो हम बहुत इंकरेज करते हैं. इसीलिए हमारा जो इदारा है, जो एना मरी शिमल हाउस है, हम यहाँ जर्मन सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि वो जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी पढ़ाई जो है दुनिया में बहुत अच्छी समझी जाती है, वो वहाँ हासिल कर सकते हैं. बिल्कुल. और बाद में जॉब्स भी कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं. और सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जर्मनी एक सोशल वेलफेयर स्टेट भी है, एक लिहाज से यूनिवर्सिटी सब्सिडाइज्ड है. वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह बहुत कंपैरिजन में बहुत महंगे, उनकी कंपैरिजन में बहुत अफोर्डेबल हैं. यानी खाली बहुत अमीर लोग नहीं जा सकते हैं. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ये तो जाहिर बात है, आप अच्छे स्टूडेंट अगर होंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी, और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स का, कोई मेरे ख्याल से 400-500 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली मास्टर लेवल पे, जो इंग्लिश में होते हैं. यानी आपको थोड़ी सी जर्मन आनी चाहिए, क्योंकि आप एक और मुल्क में जब आप रहते हैं आपको आनी तो चाहिए. बट फिर भी आप वहाँ रह सकते हैं और
इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको एक इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी, और जिससे हर साल जो है वो हज़ारों स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी करते हैं और फिर दुनिया में जहाँ काम करना चाहें वो करते हैं। हम सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जर्मन डेज 70 इयर्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं जी, और पाकिस्तान और जर्मनी की जो दोस्ती है वो 70 साल में इतने मराहल तय कर कर आज यहाँ पहुँची है, जहाँ पर हम बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ना सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स का जिक्र करें तो जर्मनी जो है वन ऑफ द टॉप कंट्री है जिसके साथ हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो है वो होती हैं। और फिर उसके अलावा जर्मनी जो है किस तरह से जर्मन एम्बेसी यहाँ पे जो मौजूद है, किस तरह से यहाँ लोगों को अकोमोडेट करती है, उन लोगों को इनकरेज करती है जो वहाँ जाना चाहते हैं या वहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मिस्टर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। सो मिस्टर एम्बेसडर, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम. So there is this main thing people have in their head is the language barrier. So what does German embassy do to cover that up? Do you have any programs or courses regarding that where you accommodate students or people? I mean, first of all, let me say that people-to-people exchange, this is very close to our heart at the embassy, because I think this is the bedrock of any political and economic relationship. Obviously. I mean, what people do to people. And therefore, we are very much interested in promoting and fostering students' exchange. And there are roughly 4,000 Pakistani students now in Germany, even after the pandemic. I mean, it came down a bit during the pandemic, but now it's going up again. Yes. So what can the embassy, or what is the embassy doing? We are trying to assist the process. So yes, we are offering some bursaries and some scholarships, mostly by dint of our, I would say, our cultural agency, that's the German DLRD, the German Academic Exchange Service, that is represented at very many Pakistani universities. We have a very capable head of the DIAD here in Pakistan. Actually, she is a German but married to Pakistani, so she's very... That's a perfect example. Absolutely. So this is a success formula. Yeah. And she's very well versed with the academic situation, and I can only encourage people who are interested to study in Germany to approach the DRRD, but there are also, of course, possibilities at the Anamur Schimmelhaus, at the Goethe Institute in Karachi, to swipe in for a language course. So German, to speak German, of course, is very helpful, but there are now a number of courses in Germany, at German universities, who are even conducted in English. So German is, I think, helpful, very, very useful, but it's at least for some courses, it's not absolutely necessary anymore. Not absolutely necessary, but you have to live in a country where they love their language, so you have to learn that language as well. I always say that if you want to enjoy your stay there, you need to know the local language, and that's a necessity. नौरीन साहिबा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज बैरियर, मुझे याद है हमारे यहाँ पर मेजर यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज कराए जाते हैं और कहा जाता है आपको डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स नहीं करेंगे, और जर्मन इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ दैट लैंग्वेज जो लोग ऑप्ट करते हैं, स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। लेकिन अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी होती है, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और कैसे ये बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल भी है। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? हम लोग इंस्टीट्यूट में एक दफ़ा साल में बहुत बड़ा फेयर करते हैं, एवरीबडी इज़ इनवाइटेड। उसमें हम DAD, जिनकी अभी एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे थे, उनकी सारी टीम को बुलाते हैं, हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। हम तो इस तरह भी करते हैं, वर्कशॉप्स छोटी छोटी करते हैं
जिसमें स्टूडेंट्स को सीखना वो सिखाते हैं कि तो कैसे आपने students engaged एप्लीकेशन भी हो लिखनी जाते है, हैं, exactly. कि वो उनको जाना कंसल्टेंट्स के पास जाना ही ना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसान तरीके से अच्छा, वो यहाँ ये जर्मनी भी बड़ा पहुंच जाएं। प्रॉब्लम है कि जी कंसल्टेंट्स या अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपको कहेंगे हम एडमिशन करा देंगे एंड इन द एंड ऑफ द डे यू लूज योर मनी एंड यू डोंट गेट एडमिशन, ये एक प्रॉब्लम और बैरियर जो है वो स्टैंड करता है। तो हमारा authentic student जराए से council- इंफॉर्मेशन मैटर करती है students के हमारे पास स्टूडेंट काउंसलर भी है और हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि हम तो लिए। Obviously, you're promoting it, आप Yes. चाहते हैं कि ये तो exchange वो आते हैं, आप हमारे पास आएँ, वो हम पूछेंगे आपसे आपने किधर जाना, आपने क्या पढ़ना, आपने कौन सी ज़बान में पढ़ना है, तो उसके मुताबिक फिर हम एक उनके लिए एक प्लान बनाते हैं कि ये 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप अप्लाई करें। हम हेल्प भी करेंगे आपको फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन और दूसरे भी जो फॉर्म्स होते हैं, मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए, सारी चीज़ें हम हेल्प करते हैं। ज़बरदस्त। तो वो कोई भी हमारे पास आ सकता है और लैंग्वेज तो हम सिखाते ही हैं। और अभी भी कोविड के दौरान ऑनलाइन इतनी ज़बरदस्त चल रही हैं हमारी क्लासेस, सेशन चल रहे हैं, बिल्कुल जी, क्लासेस चल बिल्कुल। रही हैं, बिल्कुल सही। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तो मेन एम्बेसडर्स होते हैं, लेकिन वहीं पर जो लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अगर जर्मनी में जाकर रह रहे हैं तो वो हमारे सॉफ्ट एम्बेसडर्स भी हैं फॉर अ सॉफ्टर इमेज ऑफ पाकिस्तान, दे आर आवर सॉफ्टर एम्बेसडर्स। सो मिस्टर एम्बेसडर, हाउ डू यू सी डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन these two countries, Pakistan and Germany? Well, by and large, we have very friendly and amicable relations. I mean, since 51, so 70 years. That this is something. I think we have common interests. I think we both are interested in, being a constructive player in the respective regions in which we are, placed. And I think we have also an interest in strengthening of multilateral institutions and international multilateral structures. So I think both countries are interested not to, be caught in the binary logic of great power competition. So there is a lot that we have to and we will explore, and I'm quite confident that the relations across the board, political, economic, cultural, consular, people to people, remain to be on a very good track. And that is not least the reason why we celebrated these 70 years, to take stock, to say what have we achieved, and this is now the basis to go further. That's interesting. So how's your visit so far in Lahore? Well, I mean, Lahore, I came here now, I think for the 5th or 6th time. It's always good to be in Lahore, as in other big cities, and also in the province of Pakistan, because it's, I think, good to escape from Islamabad. Islamabad is a very nice city. It's green, it's safe, it's pleasant to live there, and you have, the higher echelon of politicians, military, and so in Islamabad and Pindi. But you sense it immediately if you arrive here. Islamabad is not the real thing. I mean, there's a saying, Islamabad is, 12 kilometers from Pakistan. And to some extent that is true. We are living in a sort of bubble there. It's a political, military, diplomatic bubble. Again, quite pleasant, but it's not the real thing. And the real thing you, of course, encounter in places like Lahore. And I really appreciate to come here and to interact with people and to talk to them, and also to see the rich and very impressive cultural heritage. Have you tried Lahori food yet? Yeah. So this morning, for instance, I visited, because I hadn't done so before. I visited Etchison College, which was I found that really impressive, and it's a sort of blending of course, colonial heritage, but also very strong Pakistani buy-in, and that's very good to see. That's very nice. So Lahore have a lot of twin cities around the globe in different countries. So do we see any such collaboration with any German city or something?
I don't know that we have a German twin city of Lahore. I'm not aware of. I don't think there are that many twin cities so far between German and Pakistani cities. I don't know what the reason for that, but to some extent, of course, it has to do with the fact that, you know, we are geographically still quite apart. Yeah, but our culture ties us, you know. Well, People there are ties cultural us. ties, that is true, and perhaps I take that as a good, you know, recommendation back to Islamabad. That's very nice. So I must have given you a Yes, suggestion absolutely. that you can work on it. Food for thought. That's nice. इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और जब हम लैंग्वेज का जिक्र करते हैं और जब भी हम किसी भी कंट्री की लैंग्वेज का जिक्र करते हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी कि वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि अगर वो जर्मनी में पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पर कोई भी कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो कैसे वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं, एंड हाउ कैन वी मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स हेयर लर्निंग इन आवर यूनिवर्सिटीज एज वेल। व्हाट इज जर्मन एम्बेसी डूइंग फॉर दैट? I'll be asking from Mr. Ambassador. Mr. Ambassador, we were just talking about German language that you guys are doing at different centers, and you have this specific programs to encourage students to learn German language. But do you have any planning or project where you can collaborate with different universities or institutes here in Pakistan and make it common? Well, I mean, we have roughly 70 programs between different universities in Germany and in Pakistan. I have to say they are more or less active. I mean, there are those which are extremely active and extremely vibrant, and others they are almost moribund. So I cannot say all these 70 are of the same quality and of the same quantity, but there is, I think, a very solid basis of scientific and academic exchange between universities and, that's also very important, scientific institutions. And for instance now, I mean, that is perhaps also worth mentioning, the vice president of our most prestigious scientific association in Germany is a native Pakistani. It's a lady, and she's extremely gifted. She's basically a biologist, and I think that also will contribute. She hails, unfortunately, not from Lahore but from Karachi, but that is also, I think, a testament of the good scientific relations we have, and I hope it can even be promoted and fostered in the future. That's very interesting. So, Mr. Ambassador, I would like to ask that since we have this GSP Plus status and it helps Pakistan's economy and exports as well, and Germany is an important member of European Union. So, what do you see the future of GSP Plus and the export exchange we have between Pakistan and Germany? Well, the export volume between Germany and Pakistan is roughly 3 billion annually. Yeah, which it's is hovering about 3 billion. Which is quite remarkable, and it's the biggest chunk within the EU. No doubt. And I think interesting thing is, because that's very rarely the case with Germany, that Pakistan actually has a trade surplus. So Pakistanis are exporting more to Germany than Germans are exporting to Pakistan. So that is a very, I think, significant thing also for the Pakistani, particular textile, leather, surgical instrument industry, a lot of them based in Punjab, and that is of course being spearheaded by the GSP Plus scheme, which has increased the volume, the trade volume between the EU and Pakistan by almost 70% within the since the inception of the GSP Plus. Now, the current cycle of the GSP Plus is coming to an end by the end of 2022. There are discussing ongoing, and I spoke to the Commerce Advisor quite recently on that. There are
I think, constructive discussion ongoing of to prolong the scheme. Yeah. And I'm quite optimistic and confident that So we should be hopeful. Absolutely. I know it's important for the Pakistani, not least the Punjabi economy, and I think there is a general willingness on the European side to prolong the scheme. That's interesting, and we are hopeful that the future is bright, and there are points we're going to score in the future as well. नारिन साहबा, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अब पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है जर्मनी में, वहीं पर हम देखते हैं कि हमारे कल्चर की कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, ऑफ कोर्स जर्मनी में भी बहुत पसंद की जाती हैं। वो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कलर्स जिस तरह से यूज़ किए जाते हैं। इसके लिए क्या एग्जीबिशंस की जाती हैं कल्चरल सेंटर्स में, यहाँ लाहौर में, कराची में, या जहाँ जहाँ भी कॉन्सुलेट सेंटर्स मौजूद हैं और कल्चरल सेंटर्स मौजूद हैं? बिल्कुल जी, हम लोग बहुत एग्जीबिशंस करते हैं जिसमें हम जर्मनी से भी लोगों को बुलाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे आर्टिस्ट के साथ मिलके बनाए चीज़ें, तो वो एक बहुत मज़े की चीज़ बन जाती है। और एक बहुत फिर हम नुमाइश करते हैं, और टेक्सटाइल में हो गया, आर्ट में हो गया, फिल्म्स में हो गई, बहुत चीज़ें हम फिर वर्कशॉप्स कराते हैं स्टूडेंट्स यहाँ के, क्योंकि जर्मनी की एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे फिल्म मेकिंग में है, तो फिल्म मेकर्स आते हैं। जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, that was a huge success by the way, it was amazing and people loved it, every bits of it. तो they come एंड यहाँ के स्टूडेंट्स जो फिल्म स्कूल्स के, हम इनको इनवाइट करते हैं, हमारे सेंटर में होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, और बहुत बहुत मज़े की चीज़ें निकलती हैं जो फिर, और हमारे स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे फिर अक्सर इनवाइट किए जाते हैं जर्मनी अपनी चीज़ें शोकेस करने के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान में हम ये करते हैं, और हम अपने आर्टिस्ट को भी लेके जाते हैं। अभी मुझे याद है कि हर साल ही मेरे ख्याल से हमारी डोल प्लेयर्स जो हैं, जो बहुत मशहूर हैं, जो यहाँ मिज़ारों पे भी बजाते हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है। आई थिंक ये दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, जहाँ हम बार बार जिक्र कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, उसमें आर्ट भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हैंडक्राफ्ट हो सकता है, वो पेंटिंग्स हो सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में आर्ट है। और आर्ट लवर्स तो क्रॉस द बॉर्डर दुनिया भर में, जैसे कहती हूँ ना कि एक कॉमन चीज़ होती है उनमें, और वो है आर्ट लव, कि आप फनकारों को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं और उनके आर्ट पीसेस को कैसे अप्रिशिएट करते हैं। मिस्टर एम्बेसडर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई एम अ डाई हार्ट lover of Lahore, and I'm a true heart Lahori. So you've been to Karachi, Islamabad you live, and then Islamabad and Lahore. So which is the city you like the best? Well, it's a difficult question, I know. Well, it's very risky for me to make a statement here, because next time I go to Karachi and then I say, well, you said Lahore is on the top of the list. No, you can safely say Lahore. I'm a proponent of competition, and I think it's good to have this competitive feeling between various cities and regions in Pakistan, and you sense that, and there are people talking about Karachi or Lahore or Faisalabad or Peshawar who are portraying their city as if it's only that city and then the rest of the world, basically. This is that's a healthy competition. That is, I mean, to some extent the same in each and every country, but it's particularly pertinent here in Pakistan, because they say, well, Lahore and the rest of the world. They do not even talk about the rest of the country. Okay, I'll make the question easy. I won't let you compare the cities, but I'll just ask you, can you tell me 3 things you like the best in Lahore? Top 3. Well, I like the best in Lahore, I would say, the width or the sense of, cultural heritage that you feel here. That is amazing, and that is outstanding for most of the rest of Pakistan. Secondly, I like I would say the particular elegance of the people, and that is across the board. I'm not talking about the upper strata of society, but even the ordinary people, have a certain natural elegance, and that I really like. And thirdly, I would say it's, although I don't understand Urdu and nor do I understand Punjabi,
but I like the sound of the language that is spoken here. This particular dialect, there seems to be a dialect, a particular way of pronouncing both Urdu and Punjabi. Can you say anything in Punjabi or Urdu? A Not single really. word or I mean, something? I can say, of course, shukriya and these kind of things, but I mean, the tragic fact is that number of people, particularly those people I'm speaking to regularly, they speak very well English. So you are not really forced to learn The language. Urdu or Punjabi Yeah. or Pashtun or whatever. That is, of course, a bit a disadvantage. I mean, it's an advantage for me because I normally, as now with you, I mean, you were speaking Urdu, I speaking English. But of course, with most of the people I speak to, you can communicate in English. So it's bad because you got a bit lazy, and then you're saying it's complicated. For us, it's complicated to learn. Do you want Urdu. me to teach you one sentence? Okay, On please. it. Yeah. Please. So I'll tell you the meaning of it. Okay. There is this, famous line where we say, there is nothing like Lahore, and you say it in Punjabi, la lare. No, lole. La lare. That's Thank you. I got my answer. I told you I'm a lover of Lahore, so I got my answer, la lare. So, have you been to any event where there is Qawwali and there is Yeah. cultural I'm thing? going tonight to a Qawwali event. Do you And like I it? like that very much. And by the way, I saw I think it was a panel I read somewhere. It said if you hadn't had Lahori Desi food, well, would you deserve to come to our place at all? And So I found that really witty, and to some extent it's right. Of course I had tried, but this attitude, if you haven't tasted our food, why have you come at all? I think that's great. So can That's you great. name, since you're talking about food, can you name one dish you love about, No, Lahori again, food? here I said I have no idea about dishes. It's Dishes? even in Germany. People will say, what kind of dish you like most? And I cannot tell. I love eating. I love, as I said before, I love this, table fellowship, sitting around the table, talking, discussing. But I have no idea what I'm eating. And Okay. I'm not really Should I say interested. you're not foodie? No, I'm not. Not you at all? are? You are? I'm a bit foodie. Okay, Yeah, okay. I'm a Lahori, so I'm supposed to be foodie. Yeah, absolutely. Absolutely. Okay, so have you ever tried to cook something for No, yourself? no. Not at Ask all? my wife; she will be appalled by the idea I would cook. Okay. So does she like Pakistani food since you're not No, she's foodie? not here. She's not here? unfortunately. Okay. So, Mr. Ambassador, since we were talking about our Qawwali nights, and I would like to ask you more about it. What do you like about it? What's the particular thing that keeps you engaged in that event? Well, here again, it's this. I would say it's this melange, this mixture of, I would say, a sort of melancholic feeling on the one hand, and this outburst of, liveliness and being upbeat. That is a very interesting mixture that I really like. It's sometimes, and basically that is reflecting our reality. There are not only 100% positive and 100% negative Negative, thing. yeah. It's a melange, it's a mixture. And that is very well reflected in this music. And I think that you I have a- really like. You That I have a really- great sense for art, because even though you don't understand the language, you get that fusion of language absolutely. and lyrics and music and everything. absolutely. That's interesting. नौरीन साहिबा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हम अभी आज सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं, आज सेकंड डे है और फिर थर्ड डे भी है जिसमें हम मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस रख रहे हैं. कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें क्विकली, वो क्या होगा? बस ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सरप्राइजेज़ होंगी, और जर्मन ज़रूर सीखें, जर्मनी जाएं, एक्सप्लोर करें. बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं. ज़बरदस्त. तो ये एक ज़रूरी चीज़ है. So, Mr. Ambassador, you have visited our office, and it's an honor to have you in my studio and in my show. But how's your visit so far in City News Network? You mean news outlets in Yeah. Pakistan? Well, I remember a number of TV stations, a number of course,
classical print media headquarters in Islamabad, but also and particularly in Karachi. So I think, and that really I'm really impressed about, is the liveliness and the persistency of Pakistani press. I know life is not easy as a journalist in Pakistan, but to see this resilience and see these journalists doing their job nonetheless, this is really remarkable, and I can only encourage journalists and media people to stay the course. And Germany have always been very supportive of Pakistani journalists and our media exchange programs and everything. And thank you so much for coming in. Thank you and for having good luck us. for Thank this. you, Thank you, Noreen. thank you, Thank you Noreen, very for much. coming in, and thank you, Mr. Ambassador, for gracing us with your presence and enjoying the appointment in our country. And I really hope that the rest of appointment goes smooth and you have a lot of fun in Pakistan. Thank you so very much indeed. Thank you, All the thank you best. जी। और इसी के साथ नाज़न आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और नाज़न अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत ईमान की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ईमान की अलामत है। महब्बत तकाज़ा करती है कि हर अदा अपनाने की कोशिश की जाए। हमें भी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करने वाले हम बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।